सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। आज टॉप टू जीरो टू टॉप क्लास की जो ऑनलाइन क्लास है, इस पे हम लोग सेकेंड क्लास को पढ़ रहे हैं। पहली क्लास को हम लोग पढ़े जिसमें एक्यूट डिजीज़ में रीनल डिजीज़ को हमने बिलोंग किया, जहाँ पे एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है, उसका निदान क्या होता है, उसकी उपचार विधियाँ क्या हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी रेमेडीज़ में आपको क्या देना चाहिए, उसमें कॉम्प्रेस क्या लगेगा, उसका भी ज्ञान आपको दिया गया। इसके पश्चात हम एक अन्य इसी का गंभीर प्रारूप होता है जिसको हम लोग CKD या क्रोनिक किडनी फेलियर डिजीज़ भी कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अगर CKD के बात करें तो CKD के लक्षण क्या होते हैं, निदान क्या होती है, उसकी भूमिका क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं। CKD 5 चरणों में विभक्त किया गया है, 5 चरण में इसको डाइवर्ट किया गया है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लक्षणों के आधार पे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वां चरण, जिसमें किडनी जो होता है वो मात्र 15% वर्क कर रही होती है। एंड स्टेज में किडनी डिजीज़ के सामान्य लक्षण, ये जो पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1 पुस्तक में दिया हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके CKD होने की संभावना कम होती है। जो अंतिम चरण होता है CKD का, उसके अंदर जटिलताएं होती हैं। अगर हम इसके निदान की बात करते हैं, तो खून में होमोग्लोबिन की मात्रा, पेशाब का जांच, खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच, किडनी की सोनोग्राफी, खून के अन्य जांच की आवश्यकता पड़ती है। 7वें पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो CKD के रोगी को कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये एक विशेष मैटर है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसे CKD में दोनों किडनी के खराब होने में महीनों या सालों तक का समय लगता है। इसकी शुरुआत में दोनों किडनियों की कार्यक्षमता में कमी नहीं होती और इसके कारण कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे जैसे किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है, मरीज क्रमशः तकलीफ जो होती है वो बढ़ने लगती है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD के क्या लक्षण होते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लक्षण किडनी की क्षति की गंभीरता के आधार पर बदलते हैं। CKD को 5 चरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें CKD की कार्यक्षमता के जो दर होते हैं, जिसको हम EGFR, E स्मॉल लिखेंगे, GFR कैपिटल लिखेंगे, के स्तर पर यह विभाजन आधारित होते हैं। EGFR का अनुमान रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा से पता लगाते हैं। सामान्यतः EGFR 90 मिलीलीटर पर मिनट से ज़्यादा होते हैं। पहला चरण की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 5 चरण एक्सप्लेन करूंगा और अंत में मैं वही रेमेडीज़ बताऊंगा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पहले चरण में किडनी की कार्यक्षमता 90 से 100% होती है। इस स्थिति में EGFR 90 ml पर मिनट से ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में मरीज में कोई लक्षण दिखने शुरू नहीं होते हैं। पेशाब में असामान्यता हो सकती है,
जैसे पेशाब में प्रोटीन आ रहा हो, एक्सरे में या एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें किडनी की खराबी दिखाई पड़ जाती है। यह सीकेडी नाम की बीमारी है, यहीं से पता लगाया जा सकता है। सीकेडी के दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो EGFR 6 से लेकर के 89 मिलीलीटर पर यूनिट होता है। तो इन मरीजों में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, किंतु कुछ मरीजों में रात में बार बार पेशाब जाना या उच्च रक्तचाप की शिकायत कर सकते हैं। इनकी पेशाब की अगर जांच की जाए तो असामान्यताएं और रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की थोड़ी बढ़ी हुई मात्रा हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मरीज में खून का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सीकेडी के अगर थर्ड स्टेज की बात करते हैं, तीसरे चरण की बात करते हैं, तो इसमें EGFR 30 से 59 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं। मरीज अक्सर बिना किसी लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इनकी पेशाब की जांच में कुछ असामान्यताएं और रक्त परीक्षण में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है। सीकेडी के अगर चौथे चरण की हम बात करते हैं तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की चौथी चरण में EGFR में किडनी का कार्य करने की जो क्षमता होती है वो 15% से 29 मिलीलीटर पर मिनट तक की कमी देखने को मिलती है। अब लक्षण हल्के, अस्पष्ट और अनिश्चित हो सकते हैं या बहुत तीव्र भी हो सकते हैं। यह किडनी की विफलता और उससे जुड़ी बीमारियों के मूल कारणों पर निर्भर करता है। अगर हम सीकेडी के पांचवें चरण की बात करें तो सीकेडी की 15% से कम कार्यक्षमता सीकेडी की पांचवी अवस्था होती है, जो कि गंभीर अवस्था होती है। इसमें EGFR अर्थात किडनी के कार्यक्षमता 15% से कम हो सकती है। इसे किडनी डिजीज़ की अंतिम अवस्था भी कहते हैं। ऐसे अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है, बट आपको S6 से ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कुछ कंपोजिशन लगते हैं, बिल्कुल आप उसका उपयोग कर सकते हैं या चाहें तो आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। एंड स्टेज किसी डिजीज़ के सामान्य लक्षण प्रत्येक मरीज में किडनी खराब होने के लक्षण और उसकी गंभीरता अलग अलग होते हैं। रोग की इस अवस्था में पाए जाने वाले लक्षण खाने में अरुचि होना, उल्टी या उबकाई आना, कमजोरी महसूस होना, वजन कम हो जाना, पैर के निचले हिस्से में सूजन आना, प्रायः सुबह के समय आँखों और चेहरे जो होते हैं उसके आँखों के चारों तरफ और चेहरे पर सूजन आता है। थोड़ा काम करने पर भी थकावट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, रोगी का सांस फूलने लगता है। खून की अगर फीकापन की बात करें, जिसमें एनीमिया की बात करते हैं, तो किडनी में बनने वाले एरोथ्रोपोएटिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी से भी शरीर में खून कम बनता है। शरीर में खुजली होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, विशेष रूप से रात में जब बार बार पेशाब होता है, जिसको हम लोग नेक्टूरिया कहते हैं क्योंकि नाइट में होता है, याददाश्त की कमी का होना, नींद में नियमित क्रम में परिवर्तित होना, दवा लेने के बाद भी उच्च रक्तचाप का नियंत्रण में नहीं आना, स्त्रियों में मासिक और अनियमितता और साथ में पुरुषों में नपुंसकता का होना,
किडनी में बनने वाले सक्रिय विटामिन डी का कम बनना, जिससे बच्चों की ऊंचाई कम बढ़ती है और वयस्कों का हड्डियों में दर्द रहता है। भोजन में अरुचि, कमजोरी और जी मचलाना क्रोनिक किडनी डिजीज की अधिकांश मरीजों में मुख्य लक्षण के तौर पे देखा जाता है। उच्च रक्तचाप के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको सीकेडी होने की संभावना कम होती है, और अगर होती है तो कब होती है? किस अवस्था में उच्च रक्तचाप से सीकेडी की संभावनाएं हो सकती हैं? यदि 30 से कम या 50 से अधिक उम्र में उचित रक्तचाप होने का पता चले तो निदान के तौर पे उस कंडीशन में उसका बीपी 200 से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो सकता है। नियमित रूप से आहार के बावजूद अग्नियंत्रण और उच्च रक्तचाप हो सकता है। दृष्टि में खराबी होना, प्रोटीन पेशाब में प्रोटीन का आना, उन लक्षणों की उपस्थिति का होना जो सीकेडी की संभावना दर्शाता है, जैसे शरीर में सूजन का होना, भूख की कमी, कमजोरी लगना इत्यादि। अंतिम चरण के सीकेडी की जो जटिलताएं होती हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में पानी भर जाना, जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं, के कारण सीने में दर्द का होना, गंभीर उच्च रक्तचाप का होना, मितली और उल्टी का होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, केंद्रीय तंत्रिका में जटिलता उत्पन्न होने जैसे झटका आना, बहुत नींद आना, ऐंठन होना और कोमा में चले जाना इत्यादि। रक्त में अधिक मात्रा में पोटेशियम का बढ़ जाना, हाइपर कैलेमिया, यह हृदय के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और यह जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं पेरिकार्डिटिस होना, तो हथेली की तरह की झिल्ली जो हृदय के चारों तरफ रहती है, उसमें खून आना या पानी भर जाना या हृदय के कार्य को बाधित करती है और छाती में अत्यधिक दर्द हो सकता है। दवा लेने पर के बावजूद खून में फीकापन में कोई भी सुधार न होने के कारण किडनी डिजीज भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्लास बड़ी हो जा रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको छोटा किया जा सके। बात आती है निदान की, तो प्रारंभिक अवस्था में सीकेडी में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता। प्रायः सीकेडी का पता तब लगता है जब उच्च रक्तचाप की जांच होती है, खून की जांच होती है, सीरम क्रिएटिनिन की बढ़ी हुई मात्रा या पेशाब परीक्षण में एल्बुमिन का होना पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में सीकेडी की जांच होनी चाहिए, जिससे किडनी की क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं जिस रोग में अधिक होती है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अधिक उम्र, परिवार के अन्य सदस्यों में सीकेडी का होना आदि। किसी भी मरीज की तकलीफ देखकर मरीज की जांच के दौरान किडनी डिजीज होने की आशंका हो तो निम्नलिखित जांचों द्वारा, मैंने लिखा है क्योंकि जांचों के द्वारा निदान किया जा सकता है। खून में होमोग्लोबिन की मात्रा, यह मात्रा क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीजों को कम होती है। किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के
उत्पादन में कमी की वजह से रक्त अल्पता या एनीमिया होते हैं। पेशाब की अगर हम जांच करें तो यदि पेशाब में प्रोटीन जाता है तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की प्रथम भय सूचक निशानी हो सकती है। यह भी सत्य है कि पेशाब में प्रोटीन जाता हो तो यह क्रोनिक किडनी डिजीज़ की प्रथम भय सूचक निशानी हो सकती है। यह भी सत्य है कि पेशाब में प्रोटीन का जाना किडनी डिजीज़ के अलावा अन्य लक्षणों के कारण भी होता है। पेशाब से प्रोटीन का जाना किडनी डिजीज़ के अलावा अन्य कारणों से भी हो सकता है। इससे यह नहीं माना जा सकता कि पेशाब में प्रोटीन का जाना क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मामला। पेशाब में संक्रमण का निदान भी इस जांच के द्वारा हो सकता है। मैं इस क्लास को पढ़ा दूं। इसमें खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच, किडनी की जो सोनोग्राफी होती है उसकी जांच, खून की जो जांच होते हैं जिसमें सीकेडी के कारण किडनी के विभिन्न कार्यों में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस संतुलन का परीक्षण, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रक्त अल्पता का परीक्षण, हेमोक्रिट, फेरिटिन, ट्रूस्केरलिन, सैचुरेशन, पेरिफेरल सीमियर, हड्डी के रोगों के लिए परीक्षण, कैल्शियम फास्फोरस अल्कलाइन फॉस्फेट, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरे अन्य सामान्य लक्षण सीरम, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, हीमोग्लोबिन की उसका जो उपयोग मात्रा जो है हीमोग्लोबिन, ईसीजी का इकोकार्डियोग्राफी, सीकेडी, बिना कारण वजन का बढ़ना, मात्रा में उल्लेखनीय कमी, सूजन में वृद्धि, बिस्तर में लेटने पर सांस लेने में तकलीफ या सांस की कमी, सीने में दर्द, बहुत धीमी या तेज दिल की धड़कन का होना, बुखार, गंभीर दस्त, भूख की कमी, उल्टी, गंभीर उल्टी में खून अकारण वजन घटना, मांसपेशियों की अगर हम बात करते हैं तो गंभीर कमजोरी महसूस होना, भ्रम, उदासीनता या शरीर में बेहोशी या ऐंठन का होना, लाल रंग का पेशाब होना, अत्यधिक रक्तस्राव होना आदि। अच्छी तरह से नियंत्रित उच्च रक्तचाप में अगर गड़बड़ी हो रही हो तो किडनी फेलियर ड्रॉप होता है, इसे देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पहले चरण की, तो जब किसी की किडनी की जो बीमारी होती है उसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव दिखाई देता है, पर सीरम क्रिएटिनिन और ईजीएफआर का लेवल नॉर्मल होता है, तो जिसे किडनी रोग का पता आसानी से नहीं चल पाता, उन्हें सीरम क्रिएटिनिन और मेटाबॉलिक अपशिष्ट हैं जिसे किडनी खून में अलग करती है और जो पेशाब में ज़्यादा होनी चाहिए। जांच में प्रोटीन की मात्रा हल्की सी बढ़ी हुई हो सकती है, ये शुरुआत लक्षण होता है।
सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो ईजीएफआर जो होता है वो 90 से 60 हो जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बड़ी होती है। शुगर और ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और किडनी जो होती है वो 40% तक खराब हो चुकी होती है। तीसरे ईजीएफआर की बात करें तो 60 से लेके 30 के बीच आ जाता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। इस प्रकार इस स्तर पर किडनी की बीमारी का पता चलाया जा सकता है। इस अवस्था में रोगियों को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं: खून की कमी, खुजली, लो और हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में यूरिक एसिड आदि के लक्षण स्पष्ट रहते हैं। इस स्तर पर जीवन शैली में सुधार करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उपचार करके पेन किलर का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी रोग को पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए पेन किलर नहीं देना चाहिए। चौथे चरण में सीरम क्रिएटिनिन 4 से 5 और ईजीएफआर घटकर 10 से 15 तक रहने लगता है। थोड़ी भी लापरवाही से डायलिसिस या किडनी के ट्रांसप्लांट की नौबत आ जा सकती है। पांचवा जो होता है कंडीशन, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन 7 से ऊपर पहुंच जाता है। इस स्तर पर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। किडनी फेलियर का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाने के कारण क्या होता है? सूर्य के रोशनी न लेने से विटामिन डी में कमी, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस खादों वाले खाद्य पदार्थ का बहुत ज़्यादा लेना, अनियमित जीवन शैली, किडनी रोग का पहचान, किडनी पेशाब करने में दिक्कत होना, अचानक से कम या ज़्यादा होना, पेशाब के कारण समय मूत्र नली में दर्द या जलन होना, ऐसे संक्रमण के कारण हो सकता है। पेशाब का रंग बदलकर गाढ़ा हो जाता है। ऐसे दवाओं में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दवाओं का जहाँ पे पेशाब के रास्ते में जलन हो सकता है, पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है, हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, अत्यधिक धड़कन, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, एकाग्रता की कमी, मुंह से ज़्यादा बदबू आना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना और पथरी आड़ी का होना सिस्टम कहलाता है। कुछ सरल उपाय भी बता रहा हूँ, जैसे सूर्य की मात्रा पर्याप्त मात्रा में अगर रोशनी में न ली जाए तो विटामिन डी और विटामिन B6 की आपूर्ति दुरुस्त हो जाती है, जिससे किडनी की बेहतर सुरक्षा भी होती है। यह पथरी हो तो विटामिन 6 युक्त भोजन का नियमित सेवन करें। विटामिन सी किडनी की सेहत के लिए अच्छा रहता है। नींबू पानी, आंवला, संतरा इत्यादि पदार्थ मात्रा में लें। किडनी स्वस्थ है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। उसके बाद चिकित्सक की सलाह से पानी की मात्रा तय करें जो 24 घंटे में आपको लेना है। कई स्थिति में ज़्यादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। केवल सेंधा नमक ही खाएं। कई स्थिति में ज़्यादा पानी नुकसानदेह हो सकता है। केवल सेंधा नमक खाएं और कई बार नमक कम कर देने या बंद कर देने से दोनों किडनी को काफ़ी राहत मिलती है, जिससे प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। शरीर के वजन
के हिसाब से 0.5 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर किलोग्राम हर रोज के लिए काफ़ी है। खीरा, ककड़ी, गाजर, पपीता, गोभी, आलू, तरबूज रस होते हैं। सब्जियों में तोरई, लौकी, टिंडा, धनिया, परवल, पपीता, रात में अगर हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा खाने वाली चीज़ की, तो अंगूर शरीर में विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। रात में अगर हम बात करें तो मुनक्का होता है, उसको भिगो करके उसका पानी पीने से भी लाभ मिलता है। जामुन हो गया, करेला हो गया, जैसे फल किडनी से यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। दैनिक आहार में दही और छाछ शामिल करें, इससे मूत्र मार्ग के संक्रमण में कमी आएगी। 35 वर्ष के बाद में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करा लेना चाहिए। यह डायबिटीज़ के लक्षण मिले तो उन पर भी उचित विचार कर लीजिएगा, इलाज यदि करना हो तो। अगर हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं तो NH क्रिएटिनिन 2 स्पेशल ड्रॉप है और किडनी का एक कॉम्प्रेस है। 3 to 5 ड्रॉप डोज होगी, 4 से 6 बार डायरेक्ट टू टंग। हर रेमेडीज़ के देने के लिए 10 से 15 मिनट का गैप रखेंगे। NH क्रिएटिनिन 2 जो होता है, जिसका जो डोज होगा 3 to 5 ड्रॉप, आधा कप गर्म पानी के साथ में डायरेक्ट टू टंग। या एस फिजिशियन कॉम्प्रेस, किडनी कॉम्प्रेस के 4 पीस था। एम्प्टी स्टमक 30 मिनट अप्लाई करना होता है और क्रोनिक किडनी फेलियर में इसे अप्लाई करना होता है। इसमें फॉर्मूला क्या है? S6C6L1। और देना कितना है? पर आवरली इसको देना है 5 ड्रॉप। तो इस तरीके से इसके अलावा में 2 रेमेडीज़ और है, जिसमें A2, C17, C2, S5, F1 इसको देना है आपको D5 में। अगर एक्यूट है तो D5 में, क्रोनिक है एक्यूट अगर है तो वहाँ पे D5 में, और अगर लग रहा है क्रोनिक है तो वहाँ पे आपको D8 में इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। रेमेडीज़ क्या क्या आती हैं? A2, C17, C2, BE, S5, F1 ये लगाना है, मतलब पीने के लिए देना है। और लगाने के लिए आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ के रिगार्डिंग किडनी कॉम्प्रेस आता है, इसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास 2 क्लास हुई। CKD का पहले भी वीडियो बना है, बट NH नो स्टोन को लेकर के बना है। आप अगर चाहें तो बेस पुरानी वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि एक एक वीडियो आप तक पहुंच सके। लगातार प्रयास रहेगा कि लगातार करके 50 क्लास में आपको 50 मेजर डिजीज़ेस का नॉलेज हो, 38 रेमेडीज़ के अनुसार उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं इसकी सटीक जानकारी हो। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी ये मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पढ़ना है तभी गढ़ना है। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।